दोस्तों, बांग्लादेश में अभी यदि हम बात करें तो देखिए शेख हसीना की जो चुनी हुई सरकार है, अब वो यहाँ पर सरकार नहीं चला रही है। यहाँ पर सरकार चला रहे हैं मोहम्मद यूनुस, मतलब जो कि पीछे से मिलिट्री का इनको सपोर्ट है। तो कुल मिलाकर के तख्ता पलट के बाद देखा जाए, यहाँ पर वहाँ की जो सेना है इनडायरेक्ट तरीके से राज कर रही है। अब मिलिट्री प्रेशर डालती है यूनुस खान के ऊपर, जो भी इनको बोला जाएगा वो करना पड़ेगा इनको। जैसे कि इन्होंने कुछ कदम ऑलरेडी से उठा चुके हैं। नोटों से मुजीबुर रहमान की फ़ोटो गायब कर दिया जाना। इसके बाद अगला जो कदम देखने को मिलेगा वो ये है कि संविधान के साथ में हो सकता है छेड़छाड़ हो जाए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और जुलाई प्रोक्लेमेशन, क्या एक नया राजनीतिक मोड़ आने वाला है बांग्लादेश में? तो जो जुलाई प्रोक्लेमेशन है इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। 7 जून 2025 को ईद उल अजहा के एक दिन पहले बांग्लादेश की एंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने देश को एक टेलीवाइज्ड एड्रेस दिया। इसमें उन्होंने 2 घोषणा करी थी। उन्होंने बोला था कि अब हम बांग्लादेश में चुनाव करवाएंगे। राष्ट्रीय चुनाव नेशनल इलेक्शन अप्रैल 2026 में होंगे। दूसरा, बांग्लादेश में एक नया दस्तावेज आएगा जिसका नाम रहेगा जुलाई प्रोक्लेमेशन। अब ये जो दस्तावेज है, कागज़ है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसका मकसद है बांग्लादेश के 1972 के संविधान की जगह लेना या फिर उसकी अहमियत को कम कर देना। ये संविधान 1971 के लिबरेशन वार के बाद बना था और ये देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ा हुआ है। उनकी लास्ट याद है, समझ लीजिए, जो अवामी लीग के सह संस्थापक रहे थे, स्थापक रहे थे। डॉक्टर यूनुस ने बोला है कि ये जो जुलाई प्रोक्लेमेशन है सभी दलों द्वारा सहमति से बनाए गए रिफॉर्म प्रपोजल को शामिल करेगा। उनका कहना है कि मैं अकेले इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, सब पार्टी मिलकर के इसके ऊपर डिसीजन लेंगी। इसका उद्देश्य रहेगा बांग्लादेश को एक वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट बनाना। लेकिन बहुत सारे लोगों को चिंता है कि ये एक नॉन इलेक्टेड इंटरिम गवर्नमेंट को ऐसे बड़े बड़े फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। बात करें कि जो डॉक्टर यूनुस है उनका भाषण इतना ज़्यादा आक्रामक आखिर हमको देखने को कैसे मिला? आखिर क्या हो गया है ऐसा? स्मृति एस पटनायक के हिसाब से देखा जाए, डॉक्टर यूनुस पर हाल ही में काफ़ी दबाव है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकर उज जमान ने अपने अधिकारियों से बोला है कि इलेक्शन 2025 के अंत तक होना चाहिए। इस दबाव के कारण ही डॉक्टर यूनुस ने अपने भाषण में इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स और डिफीटेड फोर्सेस का जिक्र भी किया था। क्या क्या चीज़? इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड डिफीटेड फोर्स। जहां लोग सिर्फ ईद ग्रीटिंग्स की उम्मीद कर रहे थे, डॉक्टर यूनुस ने पूरे देश की पॉलिटिकल पोजीशन पर बात करी थी। पहले उन्होंने दिसंबर 2025 में चुनाव कराने की बात करी, अब उसकी डेट बढ़ा दी है, अप्रैल 2026 तक बोले हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि वो एंटरिम गवर्नमेंट की टेन्योर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं थोड़ा और राज कर लूँ। लेकिन बात करें कि क्या वास्तव में ये जो सरकार चल रही है ये अंतरिम है? संजय पुलिपाका कहते हैं कि ये सरकार केवल नाम की इंटरिम गवर्नमेंट है। सामान्यतः अंतरिम सरकारें थोड़े से टाइम के लिए रहती हैं, केवल इलेक्शन कराने के लिए बस बनती हैं। जैसे कि 1990 में बांग्लादेश में बनी केयर टेकर गवर्नमेंट को केवल 90 दिन का कार्यकाल मिला था। लेकिन जो अभी की सरकार है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रही है, जबकि ये काम केवल इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही करना चाहिए। इससे सरकार अनडेमोक्रेटिक लगती है, मतलब तानाशाही लगती है। साथ ही बड़े राजनीतिक दल जैसे कि अवामी लीग पर आप प्रतिबंध लगा दो। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की असहमति से ये प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं लग रही है। बात करते हैं कि जो जुलाई प्रोक्लेमेशन है 1972 के संविधान की क्या जगह लेने वाला है, तो लग तो ऐसा ही रहा है। अंतरिम सरकार की कोशिश ये है कि 1971 की लिगेसी को बिल्कुल जीरो कर दो। अब वे जुलाई 2024 को एक नई राजनीतिक शुरुआत मान रहे हैं।
जबकि बांग्लादेश में दिसंबर विक्ट्री डे है, अगस्त शेख मुजीबुर रहमान की हत्या, ऐतिहासिक महीने माने जाते हैं दिसंबर और अगस्त। लेकिन इसमें जुलाई का महीना नया आ गया है। जुलाई चार्टर शायद संविधान को पूरी तरह नहीं बदलेगा, लेकिन ये सरकार की दिशा तय कर सकता है, गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स बन सकता है। इसमें सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, बंगाली नेशनलिज्म, लिबरेशन जैसे थ्योरी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट और इंटरिम गवर्नमेंट के एंगल को बताने भी वाला है। बात करते हैं, क्या सभी की सहमति ली गई है या फिर आप अपने मन से ही कर रहे हो। संजय पुलिपाका के हिसाब से सरकार जो दावा कर रही है ना, ये कंसेंसस से बना है, सर्वसम्मति से बना है, लेकिन जब बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को आप बाहर कर देते हो तो सहमति कैसे संभव है। तो चिंता की बात यही है, क्योंकि इससे रेडिकल रिलीजियस ग्रुप को भी राजनीतिक स्थान मिल जाता है, जैसे कि हमने म्यांमार में देखा था। बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर और भारत की चिंता। डॉक्टर यूनुस ने रखाइन प्रोविंस मतलब म्यांमार में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की वकालत करी है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि डीमिलिटराइज हो कर दोगे इसको आप, तो इसकी निगरानी कौन करेगा। बांग्लादेश आर्मी करेगी या फिर इंटरनेशनल फोर्सेस करेगा। तो देखिए, अगर कोई फॉरेन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आएगा ना, तो ये सोवरेनिटी का उल्लंघन माना जाएगा, जो बांग्लादेश जैसे देश के लिए संवेदनशील मुद्दा है। साथ ही क्या गारंटी है कि सिर्फ रोहिंग्या रिफ्यूजीज तक ही पहुंचेगी सहायता और आर्म ग्रुप्स तक नहीं पहुंचेगी। ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे आर्म्स स्मगलिंग का खतरा बढ़ सकता है। बात करते हैं बीएनपी का लीडरशिप और किंग्स पार्टी की आशंका। बीएनपी ने 28 मई की रैली में डॉक्टर यूनुस की सरकार की आलोचना करी थी, लेकिन उनका एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान अभी तक देश नहीं लौट पाया है, क्योंकि उनके ऊपर आपराधिक मामले लंबित हैं। हालांकि वे ढाका में लगभग 18 साल से नहीं हैं, फिर भी पार्टी में इनकी पकड़ ज़बरदस्त है। हाल ही में एक नई पार्टी बन चुकी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसे बीएनपी ने किंग्स पार्टी बोला है। बीएनपी को ऐसा लगता है कि डॉक्टर यूनुस की अंतरिम सरकार एनसीपी को सपोर्ट देकर के चुनाव में कुछ सीट दिलवा सकती है। तो कंक्लूज़न में हम ये बोल सकते हैं कि इस समय बांग्लादेश एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। नॉन इलेक्टेड इंटरिम गवर्नमेंट जो खुद को अंतरिम बोल रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर रही है और इलेक्शन को बार बार टाल रही है, देश को तानाशाही की ओर ले जा रही है, अथॉरिटेरियनिज्म की ओर लेके जा रही है। अगर बड़े बड़े दल अवामी लीग और बीएनपी को आप आउट कर दे रहे हो, तो एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर आ जाएगा, तो इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं इस पहले एडिटोरियल को, जो कि बात करता है अर्बनाइजेशन और उसका असर शहरी जो मोबिलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पर आज के टाइम में दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप ये सोचें कि मैं टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जैसे हम जहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर मुझे 6 किलोमीटर जाने में बाइक से जाते हैं तो लगभग 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट का टाइम लेकर के मैं निकलता हूँ, तो फिक्स टाइम में, टाइम के पहले मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ। 6 किलोमीटर की डिस्टेंस मेरे लिए यहाँ पर 20 मिनट में कंप्लीट हो जा रही, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों की बात करूँगा तो मैं 20 मिनट 15 मिनट में 6 किलोमीटर डिस्टेंस कभी तय नहीं कर पाऊँगा बाइक से या फिर अपनी गाड़ी से। इसके बाद बात करें कुछ सार्वजनिक साधनों की, जैसे बस की बात कर लें, मेट्रो की बात कर लें या फिर ऑटो की बात कर लें। ये जो सार्वजनिक साधन हैं टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये भी है कि क्या मुझे सीट मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, कि एकदम फुल लोडेड होकर के गाड़ियां जा रही हैं, ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जितनी चीज़ें अभी चल रही हैं और भी ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है। अर्बन मोबिलिटी एंड विकसित भारत 2047 के ऊपर आपको 600 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है।
बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो विकसित भारत 2047, मतलब हम कह रहे हैं कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा, डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। लेकिन विकसित अकेले बनने का मतलब ये नहीं है कि हम विकसित हो गए हैं, चकाचक दिखा दिए हैं, बस यही हमारा विकास हो गया। भारत को इकोनॉमी की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टिकोण से एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी मजबूत बनना पड़ेगा। इस टारगेट को पूरा करने के लिए अर्बनाइजेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अंदाजा लगाएंगे ना तो 2060 तक भारत की 60% आबादी गांव से निकल करके शहर में आ जाएगी। शहर लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल जाता है एंड लाइफ स्टाइल के मामले में ये ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, इसलिए गांव से लोग शहर की तरफ जाते हैं कि यहाँ गांव में मजदूरी है 250 रुपये, शहर में मिलेगा उनको 500 रुपये। इसके अलावा गांव में उतने अच्छे स्कूल नहीं हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा सके, इस कारण से भी कई सारे लोग जो है शहर की तरफ जाते हैं। लेकिन इस बिग लेवल पर पीपुल की मोबिलिटी, लोगों की आवाजाही एकदम आसान होना चाहिए, बिना एक्सीडेंट के, एकदम ज़्यादा टाइम ना लगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको कैसे करके हम बेटर बना सकते हैं, ये एक प्रमुख चुनौती है। बात करते हैं जब हम स्मार्ट सिटीज़ की, ठीक है, तो स्मार्ट सिटीज़ में कौन कौन सी चुनौतियां हैं? भारत में कई स्मार्ट सिटीज़ परियोजनाएं चल रही हैं जिससे लोगों को एक ही क्षेत्र में घर भी रहे, वहीं उसका पास में ऑफिस भी रहे, सब सुविधाएं उसको मिल जाएं, मतलब लंबी डिस्टेंस उसको तय ना करना पड़े। लेकिन हकीकत में चीन में जैसे नए नए सिटीज़ उभर कर सामने आ रहे हैं, वैसा हमारे देश में नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ भारत के जो पुराने टायर 1 सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, नागपुर, यही फैलते जा रहे हैं और इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ते जा रही है, और डेंसिटी बढ़ रही है, जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, मतलब लोगों की आवाजाही मुश्किल, कार, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। बात करते हैं सरकार के प्रयासों की। सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हैं, जैसे कि सरकार प्रयास भी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक बस लेकर के आ जा रही है, तो उससे क्या अर्बन जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी? नहीं होने वाली है। पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म सरकार लेकर के आई थी, इसके अंतर्गत 10,000 अर्बन ई बसेस का लक्ष्य रखा गया है। 2024-25 का जो बजट है इसमें 2 स्कीम आई है। सेकंड नंबर में आई है पीएम ई ड्राइव स्कीम। इसमें बोला गया है कि 14,000 ई बस, 1.1 लाख ई रिक्शा और भी अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ी इसमें शामिल रहेंगी। दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि भारत को कम से भी कम 2 लाख अर्बन बस चाहिए, लेकिन 35,000 बसेस ही अभी चालू हैं, मतलब ज़रूरत जितनी है उससे कहीं ज़्यादा। मेट्रो सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सरकार कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क बढ़ाते जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार मात्र 37% शहरी लोग ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं, जबकि ब्राज़ील और चाइना में ये जो डेटा है वो 50% से भी ज़्यादा है, 50% से भी ज़्यादा लोग, मतलब आधी जनसंख्या कहना चाहिए, बस में, टैक्सी में, ऑटो में, मेट्रो में, ट्रेन में सफ़र करती है। लेकिन भारत की बात अलग है। दूसरी बात, सरकार मेट्रो करती है तो मेट्रो का प्रोजेक्ट इतना सस्ता नहीं रहता है, काफ़ी लंबा चलता है और महंगा होता है। ये ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग से ही संभव हो पाता है, लेकिन कई सारे मेट्रोज़ को अब ऑपरेशनल कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट रिकवरी नहीं हो पा रही है। इसका कारण क्या है? मेट्रो को उतने लोग नहीं मिल पा रहे हैं जितने उम्मीद रखी गई थी। लोग बहुत फेयर सेंसिटिव हैं, जैसे ही किराया आप बढ़ाते हो ना, यात्री घट जाते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी कि मेट्रो स्टेशन से घर या ऑफिस पहुंचना दूर पड़ जाता है, इसलिए कोई मेट्रो को पकड़ने के लिए नहीं देखता है। बात करें सब्सिडी की कमी और अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट माध्यम की।
भारत सरकार मेट्रो को हैवी सब्सिडी नहीं दे सकती है जैसे कुछ विकसित देशों में होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव रोड बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपनाएं, जैसे कि ई बस लेके आइए, सीएनजी बस चलाइए, हाइड्रोजन फ्यूल बस चलाइए। हालांकि एक बात हमेशा नज़रअंदाज कर दी जाती है, वो है ट्राम्स और ट्रॉली बसेस। ये पुराने हैं ज़रूर, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सबसे अच्छे साबित होते हैं। बात कर लेते हैं हम ट्राम्स वर्सेस ई बसेस। क्या कहते हैं आंकड़े? जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक ट्रक्स के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक उसी प्रकार से यदि हम बसों के ऊपर ओवरहेड बिजली की तारें बिछा दें और उसको बिजली से चलाएं, तो कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी? ट्राम्स वर्सेस ई बसेस। ट्राम्स का 70 साल की लाइफ यदि देखेंगे तो ये 45% प्रॉफिट हमको देगा। वहीं ई बसेस को मेंटेन और बदलना काफ़ी महंगा पड़ता है और 70 साल में 82% नेट लॉस दिखाती, मतलब नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ट्रॉली बसेस की परफॉर्मेंस ट्रैम से थोड़ी कम होती है, लेकिन ये भी जो है ई बस से बेहतर होती हैं। बात करते हैं कि क्या इस प्रकार के बदलाव संभव हैं कि नहीं हैं। कोच्चि शहर में ट्राम शुरू करने की योजना इस दिशा में एक बड़ा बदलाव हो सकती है। ये सिर्फ पुरानी यादों के लिए नहीं है नॉस्टैल्जिया, बल्कि क्लाइमेट गोल और इकोनॉमिक वायबिलिटी के हिसाब से भी एक स्मार्ट स्टेप है। तो निष्कर्ष में हम ये बोल सकते हैं कि अगर भारत को विकसित भारत 2047 तक की टारगेट तक पहुंचना है तो अर्बन मोबिलिटी पर गहराई से काम करना ज़रूरी है। हमें मेट्रो के साथ साथ ऐसे विकल्पों की तलाश करना है जो कि सस्ते रहें, टिकाऊ और फ़ायदेमंद हो। ट्राम्स और ट्रॉली बस जैसे पुराने लेकिन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को फिर से अपनाना एक बेटर विकल्प हो सकता है। दोस्तों, हाल फिलहाल में देखा जाए कल की ही ये न्यूज़ आई है जिसमें अहमदाबाद में एक जो प्लेन है यूके के लिए जाता है और कहना चाहिए कंप्लीट अपनी शायद वो उड़ान भर ही नहीं पाया था और उसके पहले ही वो बिल्डिंग से जाकर के टकरा गया। इस घटना में कितने लोगों की डेथ हुई है? सबसे बड़ी जो एक कहना चाहिए प्रमुख रूप में देखा जाए विजय रूपाणी है, जो कि गुजरात के पूर्व सीएम रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा इसमें न केवल इंडियंस लोगों की डेथ हुई है, विदेशी लोगों की भी डेथ यहाँ पर हुई है, अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों की। सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र एक व्यक्ति जिंदा बच पाया है, वो भी शायद सबसे लास्ट में बैठा रहा होगा, शायद इसलिए बच गया होगा। एक एयर इंडिया की फ़्लाइट है जिसका नाम रखा गया है फ़्लाइट नंबर AI 171, जो कि अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी। गुरुवार घटना हुई है 1:38 में। जैसे ही इसने उड़ान भरी, मात्र 40 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड सोच लीजिए आप कितना कम होता है, 1 मिनट भी कंप्लीट नहीं हो पाया। इसमें 230 पैसेंजर थे और 12 इसमें क्रू मेंबर्स थे। विमान क्रैश होकर के अहमदाबाद एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर स्थित एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा था। उस समय बच्चे लोग दोपहर का खाना खा रहे थे। इससे एक बड़ा धमाका हुआ और धुएं का गुब्बार दूर दूर तक जाके पहुंचा। पायलट्स और मेडे कॉल की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, विमान को कैप्टन सुमित्र सब्रवाल और को पायलट क्लाइव कुंडर उड़ा रहे थे। उड़ान भरते ही विमान में टेक्निकल गड़बड़ी हुई और पायलट्स ने मेडे कॉल दिया था। मेडे कॉल का मतलब होता है विमान में गंभीर इमरजेंसी की कंडीशन आ गई, लेकिन उसके बाद पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जवाब का आंसर तक नहीं दे पाए। अब आप सोच सकते हैं 40 सेकंड में ही काम हो गया है। बात करते हैं कितने लोग इसमें मारे गए हैं, कितने लोग बचे हैं। 230 लोग इसमें बैठे थे, मात्र एक व्यक्ति बच पाया। इसका नाम है विश्व कुमार रमेश, जो कि यूके का सिटीजन है। 11 नंबर सीट पर बैठा था, A11। वो अपने भाई के साथ यात्रा कर रहा था। बाकी सभी यात्री और क्रू सदस्य मारे गए हैं। इसके अलावा जहाँ पर ये बिल्डिंग टकराई है
यहाँ के 24 ज़मीनी लोग भी मारे गए हैं जो कि मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में थे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 265 शव बरामद किए गए हैं, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में लाए गए। बात करें कि कौन कौन से देशों के लोग इसमें थे, 169 तो इंडियन हैं, 53 ब्रिटिश हैं, 7 पुर्तगाली हैं और 1 व्यक्ति कनाडा से था। इसमें पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, ठीक है, इनका भी निधन हो गया। बात करें इस मॉडल की, इस विमान की, तो देखिए ये जो विमान क्रैश हुआ है, ये दुर्घटना बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर मॉडल की पहली दुर्घटना है। विमान में 1.25 लाख लीटर एविएशन फ्यूल था। यही कारण है कि धमाका बहुत ज़बरदस्त हुआ और किसी को बचाया नहीं जा सका, ऐसा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है। बात करें शवों की पहचान और ब्लैक बॉक्स की, डीएनए मैचिंग के बाद ही पता चल जाएगा कि भाई कौन ख़त्म हुआ है, किसकी फैमिली कहाँ की है। अभी तो वैसे कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। ब्लैक बॉक्स की बात करें, जो कि फ़्लाइट की टेक्निकल जानकारी को रिकॉर्ड करता है, इसकी तलाश जारी है ताकि पता चल सके कि विमान में लास्ट एंड पल में क्या हुआ था। बात करते हैं अब मुआवजे की, तो देखिए टाटा ग्रुप जो कि एयरलाइन की मालिक कंपनी, उसने बोला है कि हर व्यक्ति को जिसकी डेथ हुई है 1 करोड़ का मुआवजा देंगे। एयर इंडिया ने 2 रिलीफ फ्लाइट्स भेज दिया था तुरंत दिल्ली और मुंबई से। हाउ अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई है। तो जो परिजन मारे गए हैं, नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से बात करी है। तो जो उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने दुख व्यक्त किया है और शाम को ही ये दुर्घटना स्थल पहुंच गए थे। केंद्र सरकार की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि घायलों का पूरा इलाज मुफ्त किया जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि फ़्लाइट में तो कोई बचा ही नहीं है, एक ही व्यक्ति है। बाकी के जो लोग हैं वो बिल्डिंग के आसपास वाले लोग रहे होंगे, वहाँ रहने वाले लोग रहे होंगे। इसके अलावा जो बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल है, इसको फिर से बनाने में सहायता दी जाएगी। जांच एजेंसियों की बात करें तो डीजीसीए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी। ये जांच करेंगे कि भाई दुर्घटना कैसे करके हुई थी, क्या रीज़न हुआ था, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की जो घटना है उसको रोका जा सके। बात करें उस हॉस्टल की जिस समय ये इंसिडेंट हुआ, तो गुरुवार दोपहर जब एयर इंडिया की लंदन जा रही फ़्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद बीजे मेडिकल कॉलेज मेघाणी नगर अहमदाबाद के बॉयज़ हॉस्टल की इमारत से टकराई, तो वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा एमबीबीएस के बॉयज़ हॉस्टल की मेस में दोपहर का भोजन कर रहे थे। 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट थे। कम से भी कम 5 एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, एक पीजी रेसिडेंट डॉक्टर है एंड वाइफ ऑफ द सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ मेडिकल कॉलेज, इनकी डेथ हुई है एंड 60 जो मेडिकल स्टूडेंट है वो इंजर्ड हुए हैं। ये बात पता चली है मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। बात करें राज्य सरकार की तरफ से, अभी तक कोई ज़मीनी हकीकत हमको देखने को नहीं मिली, मतलब कि भाई कितने लोगों की डेथ हुई है, अभी कोई पुष्टि नहीं की जा चुकी। अब कॉलेज सेंटर को हमने डीएनए का सैंपल कलेक्शन सेंटर बना दिया है ताकि जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उन लोगों का सैंपल कलेक्ट किया जा सके, ठीक है, और पता लगाया जा सके। शाम के 5 बजे देखा जाए 50 एमबीबीएस के स्टूडेंट को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। ये जानकारी धवल गहमेती ने दी है। कुछ जो लोग आंखों देखी बात बताते हैं, उनकी बात यदि हम करें तो उनका कहना है कि 5 लोग तो मिसिंग है। तो बोला गया है कि कुछ स्पेशलिस्ट रेजिडेंट डॉक्टर और एक डॉक्टर का परिजन भी लापता है। ज़्यादातर विमान यात्री डेड अवस्था में अस्पताल लाए गए थे, उन्होंने ये बोला था। जैसे कि श्याम गोविल की बात करें जो कि एमबीबीएस का स्टूडेंट है, ये राहत के काम में लगा है, उसने बोला है 1-2 शव ऐसे हैं जिनको हम
पहचान भी नहीं पाए हैं, अनरिकॉग्नाइजेबल है ये।